हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल SKD फार्मेसी में। मैं अमन शर्मा आज आपको डी फार्म सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक टॉपिक है जिसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और आपको हम इसके क्लासिफिकेशन, इसके इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन के बारे में भी बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और इसी तरह से हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एथेरोस्क्लेरोसिस का हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस का डिफिनेशन क्या होता है। तो डिफिनेशन जानने से पहले ये दो पार्ट से बना होता है। एक होता है एथेरोमा और एक होता है स्क्लेरोसिस। एथेरोमा का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेक और स्क्लेरोसिस में होता है हार्डनेस। ठीक है, अब इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लेक inside the arteries and coronary arteries is known as एथेरोस्क्लेरोसिस। जब प्लेक का फॉर्मेशन कोरोनरी आर्टरीज के इनर साइड में होता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज, और आपको तो पता है ये कोरोनरी आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजन युक्त ही ब्लड जाता है। जो ऑक्सीजन रहता है वही वाला ब्लड आर्टरीज में जाता है। एक्सेप्शन, अगर हम लोग एक्सेप्शन देख लिया जाए तो पल्मोनरी आर्टरीज को एक्सेप्ट करके बाकी जितने भी आर्टरीज हैं सब में ऑक्सीजन वाला ब्लड ही जाता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है? कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती है जो हार्ट से निकलकर हार्ट को इस ब्लड को देता है। हार्ट भी हमारा एक ऑर्गन है। ठीक है, हार्ट को भी ब्लड चाहिए अपना वर्क करने के लिए। तो यहाँ से आर्टरीज निकली रहती है, ये आर्टरीज वापस से हार्ट को ही ब्लड की सप्लाई देती है। जब ये कोरोनरी आर्टरीज में प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसका जो स्पेस है ये स्पेस नैरो हो जाता है। नैरो हो जाने की वजह से जो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई यहाँ पर जाती है ये बहुत ही कम हो जाती है, या फिर रुक जाती है, जिसके वजह से ये हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है और इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है प्लेक का फॉर्मेशन इनसाइड द कोरोनरी आर्टरीज या फिर आर्टरीज। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लिया जाए। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो क्लास में डिवाइड हुआ है। पहला है हम लोगों का बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन, जिसके अंदर कोलेस्टिपोल आता है और कोलेस्टाइरामीन आता है। ठीक है, दूसरा जो इसका क्लास है क्लासिफिकेशन में HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जिसमें हम लोग का लोवास्टिन आता है और मीवास्टिन आता है, और एक और आता है एवरेटास्टिन आता है। ठीक है, जितने भी स्टैटिन ग्रुप के ड्रग हैं वो सब HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर में आते हैं। ठीक है, कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। ठीक है, अब इसका हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मीन्स होता है कि जो ड्रग है वो हमारे बॉडी के किन किन ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट शो कर रही है। तो जो बाइल एसिड बाइंडिंग है ये इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ये इंटेस्टाइनल पे वर्क करती है। इंटेस्टाइन पे ये रीअब्जॉर्प्शन के जो रेट है उसको प्रिवेंट कर देती है, जिसके रिजल्ट में जो ऑब्जर्प्शन होता है कोलेस्ट्रॉल का ऑब्जर्प्शन को डिक्रीज कर देती है। मतलब अगर इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल का ऑब्जर्प्शन ही नहीं होगा, जब ये ऑब्जर्प्शन इसका जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज में जो प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, और जब प्लेक का फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो हम लोग का ब्लड आसानी से हार्ट को और हमारे पूरे बॉडी में संचलित होता रहेगा। मतलब इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है बाइल एसिड बाइंडिंग का, मतलब बाइल एसिड जो बाइंडिंग है ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन के रेट को प्रिवेंट कर देता है, जिसके उपरांत जो कोलेस्ट्रॉल का जो ऑब्जर्प्शन होता है ये डिक्रीज हो जाता है और हम जो प्लेक का फॉर्मेशन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, प्लेक का फॉर्मेशन ख़त्म नहीं हो जाता है, प्लेक का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्प्शन ही नहीं हो रहा है। लीवर पे क्या इफेक्ट करता है? तो ये क्या करता है, जो LDL रिसेप्टर है उसके एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है, जिसके उपरांत जो LDL है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हम लोग के लिए इसको कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। इसको क्या करता है बाइल एसिड बाइंडिंग, ये
एलडीएल को हमारे ब्लड से बाहर निकाल देता है। ठीक है, नोट में हम लोग एक और चीज़ देख लेंगे कि एचएमजी जो कोए इनहिबिटर है, ये कैटेगरीज जो ड्रग यूज होता है, ये ट्रीटमेंट हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के ट्रीटमेंट में एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग का यूज। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो बाइल एसिड बाइंडिंग है या बाइंडिंग है उसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो जो बाइल एसिड बाइंडिंग है इसका यूज हम लोग स्टैटिन ग्रुप के ड्रग के साथ डिसलिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए देते हैं। ठीक है, डिसलिपिडीमिया जो है ये इम्बैलेंस ऑफ लिपिड या इम्बैलेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल के इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग बाइल एसिड बाइंडिंग रेजेंस कैटेगरी के ड्रग देते हैं। ठीक है, जिसमें कोलेस्टायरेमीन आता है। ठीक है, दूसरा जो है बाइल एसिड जो सिक्विट्रेंट है, इसका हम लोग यूज करते हैं हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया का मतलब ये है कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तब वहाँ पे हाइपर कोलेस्ट्रीमिया उसको कहते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग बाइल एसिड बाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब तीसरा है इसका यूज जो बाइल एसिड सेक्विस्ट्रेंट है, इसका ये हम लोग यूज करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जिसको हम लोग कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इसका कंट्राइंडिकेशन क्या होता है, कंट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। तो इसका कंट्राइंडिकेशन जिनके पास वीक डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको ये नहीं दिया जा सकता, और जिनका रीनल डिसफंक्शन है, जिनका किडनी का प्रॉब्लम है, उनको भी नहीं देना चाहिए। कंट्राइंडिकेशन का मतलब होता है निषेध। निषेध मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि जब ये अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है और हम तब ये देते हैं तो वो रीअब्जॉर्प्शन का जो रेट है उसको वो प्रमोट कर देगा, और जब वो प्रमोट कर देगा तो फिर वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो हमारा जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें प्लेक का फॉर्मेशन होने की संभावना और बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं डोज की। तो जो मीवास्टैटिन है इसका डोज नॉर्मली 20 से 60 mg होता है, ओरली होता है, वो भी दिन में एक बार। ठीक है, एडल्ट में। और जो कोलेस्टिपोल होता है इन्हें शुरुआती के दिनों में इसे 2 ग्राम ओरली लेते हैं दिन में एक बार, उसके बाद से 16 ग्राम वंस ए डे लेते हैं, वो भी एडल्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।